नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नवंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दर्ज किया गया 1.8% का इजाफा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई 2.7% की बढ़त। खनन क्षेत्र में भी हुआ 1.7% का विकास। जम्मू कश्मीर में सामने आ रहे हैं बदलाव के सकारात्मक संकेत। वियतनाम के राजदूत ने कहा, बातचीत में लोगों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। 2 दिवसीय दौरे में 15 सदस्यीय विदेशी राजनयिकों के दल ने लिया मौजूदा स्थिति का जायजा। जेएनयू हिंसा मामले में हुई 9 लोगों की पहचान। दिल्ली पुलिस ने जारी की तस्वीरें। कहा, संदिग्धों को नोटिस भेज तलब किए जाएंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हिंसा में वाम दलों की भूमिका हुई साफ। शानदार भविष्य के लिए देश के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले छात्र। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरुचिरापल्ली में नेशनल कॉलेज के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, युवाओं को बुद्धिमान, ईमानदार और जागरूक नागरिक बनाना शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की रंगारंग शुरुआत। गुवाहाटी में भव्य समारोह का आयोजन। अलग अलग प्रतियोगिताओं में 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। और खबरों की शुरुआत पहली खबर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया है। अब ग्राहकों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बैंक नो योर कस्टमर यानी केवाईसी ऑफलाइन के साथ ही वीडियो के जरिए भी करवा सकेंगे। और इसके लिए आरबीआई ने मास्टर केवाईसी गाइडलाइंस में संशोधन किया है। बैंक और वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों की केवाईसी की प्रक्रिया अब वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के आधार पर भी कर सकेंगे। आरबीआई ने आधार और पैन कार्ड समेत अन्य ई दस्तावेजों के जरिए ई केवाईसी और डिजिटल केवाईसी की सुविधा दी है। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को काफी आसानी होगी। दूर दराज के इलाकों में मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अधिकारी पैन या आधार कार्ड और कुछ सवालों के जरिए ग्राहक की पहचान कर सकेंगे। एजेंट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो देश में ही मौजूद है। ऐसा करने के लिए कस्टमर की जियो लोकेशन आदि को कैप्चर करना होगा। अब ये हमारे से ज़्यादा बैंक की भी ये जिम्मेदारी हो गई कि वही उनके जो ये रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको वो कहीं ना कहीं कुछ अपॉइंट करेंगे, वो बीसीबी हो सकते हैं, वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। और आजकल का जो ज़माना है, जो मोदी जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया, उसके द्वारा ये बिल्कुल ही सिंपल और आसानी से हो सकता है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब चीज़ हैं, अभी जो हमारे जो फ़ोन्स हैं, जो और कैमरेज हैं, उनमें ये आसानी से आ सकता है। केवाईसी के जो नए नियम्स आए हैं, अकॉर्डिंग टू दी, इसके हिसाब से काफ़ी करप्शंस और जो फ्रॉड होने थे ये सब रुक जाएंगे। तो वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आरबीआई ने कुछ शर्तें भी जारी की हैं। इसके मुताबिक बैंक केवाईसी करने के लिए वीडियो कॉल सिर्फ बैंक के डोमेन से ही कर पाएंगे। बैंकों को वीडियो केवाईसी के प्रोसेस को शुरू करने से पहले एप्लीकेशन और वेबसाइट को लिंक कराना होगा। इसके बाद ही बैंक इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही केवाईसी प्रोसेस के दौरान ग्राहक की ओर से दिखाए गए पैन कार्ड की साफ तस्वीर लेनी होगी। अगर ग्राहक ई पैन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, अभी बैंक और वित्तीय कंपनियां केवाईसी के लिए एक फॉर्म जमा कराती हैं और इसके साथ कुछ पहचान पत्र और दस्तावेज आपसे लेती हैं। मैं इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में इसको कंसिडर करती हूँ। और जैसे हमें पहले बैंक्स में जाना पड़ता था, हमें इतने धक्के खाने पड़ते थे बैंक्स में जा के, इतनी लंबी लंबी लाइनों में हमें लगना पड़ता था। अब घर बैठे ही मेरे को ये सहूलियत मिल जाएगी।
और इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए रुख करते हैं हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक नाथ, पूर्व सलाहकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अशोक जी, समझना चाहेंगे आपसे कि केवाईसी का ये जो अब नया तरीका संशोधन करने के बाद आरबीआई ने जानकारी दी है, इससे अब कितनी आसानी हो जाएगी ग्राहकों के लिए, ये कितनी आसानी लेकर आया है? ग्राहक के लिए जो लोग का डिजिटल एक्सेस है, ये तो उसका बहुत आसानी होगा, बिकॉज बैंक में गए के लाइन में खड़ा होकर उसको टाइम लगना है, जाने का टाइम है, ये तो डेफिनेटली वेलकम इनिशिएटिव है आरबीआई का। खाली एक ही जिनिस है जे इसके जो केवाईसी का जो फ्रॉड का जो चांस है, जो लोग इसको मिसयूज करेगा, उसको लिए आरबीआई को सोचना है जे क्या टेक्नोलॉजी मुझे एक डेवलपमेंट होगा जिसके लिए हमको देखना चाहिए जे कोई भी एक वीडियो लेके मैंने मॉर्फिंग करके कुछ करके जो केवाईसी को मिसयूज नहीं करना चाहिए। एक तो इशू है, बट ये by itself it's a very good initiative for RBI. It makes a lot of life easier for a lot of people. Second part is that ये जो easiness है, ये facility कैसे एकदम छोटा आदमी जिसका है तो इतना डिजिटल एक्सेस नहीं है, कोई RBI उसको सोचना चाहिए कैसे उसको भी सम फैसिलिटी दे सकता है। जो भी कोई किधर में कोई जनरल कोई कियोस्क होता है या पोस्ट ऑफिस होता है, जिधर में गए के ऐसे फैसिलिटी दे सकता है, ये सोचना चाहिए। अदरवाइज एक क्या होगा, ओनली पीपल हु कैन हैव ए लैपटॉप और वेरी स्मार्टफोन जिसके साथ वीडियो कर सकता है, अदरवाइज बहुत आम आदमी का ये फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए होएगा। उसको ये इशू के लिए आरबीआई ये इनिशियल इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, बट इसको कैसे हम लोग का एकदम जो उसका स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्काइप नहीं है, उसको कैसे उसको रीच करना है, एक फैसिलिटी दे सकता है। It's possible to give it, but RBI has to think about it. जी, हमने अभी देखा कि जिस तरह से जो धोखाधड़ी के फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के, उसमें अगर वीडियो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को बैंक अपनाती है और अपने ही डोमेन से उन्हें कनेक्ट करना होगा, तो क्या ऐसे में जो धोखाधड़ी के मामले हैं वो कम होंगे? धोखाधड़ी मामले में थोड़ा तो कम होगा, बट उसको जो रिकॉग्निशन, देखिए आपका एड्रेस देता है, एड्रेस प्रूफ के साथ यदि आपका वीडियो के साथ योर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को यदि आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकता है, दिस आर द मेजर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आरबीआई कर सकता है। ये कैसे करेगा बैंक हैज टू डू दैट थिंग सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज दैट फ्रॉम वेयर यू आर स्पीकिंग, यू हैव टू स्पीक फ्रॉम योर होम ओनली, एंड होम का जो एड्रेस दिया, एड्रेस का प्रूफ इज ए वे आई कैन फिल अप, आई कैन यूज द वेरियस काइंड ऑफ ए लोकेशन रिकॉग्निशंस, ये सब करना चाहिए। देन दी आपका फोटो दिया था, आधार में फोटो है, फेस रिकॉग्निशन आजकल बहुत कुछ टेक्नोलॉजी है, कैसे इसको, दिस आर द थिंग्स बैंक व्हिच आर डूइंग द केवाईसी, RBI has to give some kind of instructions. They must use those kind of facilities. Facilities are there, technology is there. It is not that impossible. ये कर सकता है, बट इसको करने का ये इंस्ट्रक्शन आरबीआई को देना चाहिए। जी बिल्कुल, और गाइडलाइंस इसके लिए दिए गए हैं। अशोक जी, ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि बैंक्स तो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, लेकिन जो वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कई कंपनियां होती हैं, चाहे हम इसमें पेटीएम की बात कर लें और भी जो भी ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं, क्या उनके लिए भी हम इसे माने कि बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि उस फ्रंट पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है, तो उससे फ़ायदा होगा? फायदा होगा, पर आरबीआई को देखना चाहिए कि प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है कि नहीं। सी डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा भाई साहब, आप कोई जे फ्रॉड का लिए क्या क्या कंट्रोल कंपनीज हैव यूजिंग इट, वो आरबीआई को गाइडलाइन देना है, उसमें इंस्पेक्शन करना है, ये प्रॉपरली यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड वेरी एफिशिएंटली, पर टेक्नोलॉजी का यूज प्रॉपरली होता कि ना, ये somehow RBI has to introduce certain other kind of a checks and balances so that they can be done.
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सबसे अहम बात आपने कही कि तकनीक तो बहुत ही बेहतर है और सटीक जानकारी बैंकों को मिल पाएगी, केवाईसी में बहुत सुविधा होगी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो बैंक सही ढंग से करें ग्राहकों के केवाईसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पहली खबर में इतना ही। बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश के औद्योगिक उत्पादन में नवंबर महीने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते नवंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1.8% बढ़ा है। नवंबर 2018 में ये बढ़ोतरी 0.2% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से आज औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आने से औद्योगिक उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है। नवंबर 2019 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.7% रही, जो एक साल पहले के इसी महीने में 0.7% रही थी। चालू वित्त वर्ष से अप्रैल से नवंबर के बीच औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल 0.6% वृद्धि रही। विदेशी राजनयिकों के 15 सदस्यीय दल का जम्मू कश्मीर का 2 दिन का दौरा पूरा हो गया है। आज राजनयिक ने जम्मू में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुलाकात की और कश्मीर के हालात के बारे में उनके विचार जाने। विदेशी राजनयिकों ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों और कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात की। राजनयिकों के दल में शामिल वियतनाम के राजदूत फाम सनाह चौ ने बताया कि उन्होंने लोगों से बातचीत की तो लोगों के चेहरे पर खुशी महसूस की और हालात अब सामान्य हैं। I see the normalcy in the daily life of the people, which is a very positive sign. Number 3, we have been able to interact with different group, and the feelings from this, the feeling from those group is that they are very happy with the current situation. विदेशी राजनयिकों ने उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यन और DGP दिलबाग सिंह ने उन्हें हालात के बारे में जानकारी दी। श्रीनगर दौरे के बाद कई राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधि मंडलों में राजनयिक की टीम के साथ मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद राजनयिकों का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा था, जो जम्मू कश्मीर में बेहतर हो रहे हालात में सरकार के प्रयासों को सामने लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ऐसे हमारा एक डेलीगेशन उनके साथ मिला और सब ने एक ही वॉइस में 370 और 35A के एब्रोगेशन का वेलकम किया और सब ने होप की कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी और पीस होगा। जो BDC के चेयरमैन आज तक 70 साल में नहीं हो पाए, वो BDC के चेयरमैन करवाए हैं और ग्रास रूट पे लोगों के पास जो है वो ताकत गई है और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। नॉर्मली पे सभी खुश हैं। जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा मेरे ख्याल 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश हैं कि ड्यूटी बना और हमें जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होती थी वो खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा मूल अधिकार है। इंटरनेट समेत अन्य पाबंदियों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंध के सभी आदेशों की 1 हफ्ते में समीक्षा करे। जस्टिस NV रमणा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने अस्पतालों और शिक्षण केंद्रों जैसी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि निषेधाज्ञा आदेश जारी करते समय मजिस्ट्रेटों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत में लोगों को घरों तक बिजली और कुकिंग गैस मुहैया कराने के लिए हुई कोशिशों की तारीफ की है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल ने आज इंडिया 2020 के नाम से एनर्जी पॉलिसी रिव्यू की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल के बजाय गैस आधारित ऊर्जा पर फोकस करना चाहिए।
इस मौके पर मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार अब गुजरात की तर्ज पर पूरे देश में गैस ग्रिड का विस्तार करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने पहली बार भारत के एनर्जी सेक्टर को लेकर समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। शुक्रवार को नीति आयोग में इंडिया 2020 के नाम से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने बीते एक दशक के दौरान 70 करोड़ लोगों तक बिजली और खाना पकाने की गैस मुहैया कराई है, जो बहुत बड़ा सुधार है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बिरोल ने कहा कि भारत अभी भी अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसलिए भारत को अब गैस के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहिए। भारत में कुल ऊर्जा स्रोतों में गैस की भागीदारी 6% है, जिसे 2030 तक 15% करने का लक्ष्य है। It is very important for India to make more use of natural gas now, as the natural gas prices are very low. Make the contracts, open the LNG terminals, and bring the natural gas to the different parts of the country. It will be very important. And as far as oil is concerned, it is important that India also put stocks for the rainy days we may have in the oil markets as a result of some geopolitical event, or it can be a physical disruption here and there. रिपोर्ट में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर भारत में हो रही प्रगति को भी उल्लेखनीय बताया गया है। साथ ही भारत के लिए कई अनुशंसाएं भी की गई हैं। एजेंसी ने कहा कि सरकार को ऊर्जा सेक्टर में नियंत्रण की बजाय इसे बाजार आधारित बनाना चाहिए। साथ ही मुहैया कराई जा रही ऊर्जा सब्सिडी पर भी सरकार को फैसला लेना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। इस मौके पर मौजूद रहे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि खाड़ी में भौगोलिक उथल पुथल के मद्देनजर भारत सतर्क है और तेल भंडारण पर भी नजर है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गैस ग्रिड का जाल फैलाया जाएगा। Now India is planning to create gas grid from south to north, from Kanyakumari to Kashmir, from western part, from Kutch to Kohima. We are going to create a robust gas network in our country. 72% of Indian population will be covered with city gas network. Our import terminal are increasing. Our domestic gas production is increasing. We are moving towards a gas hub in our country, for a gas exchange in our country. In all round, creating infrastructure, creating market level playing field, creating more market-friendly policies. We are very much focused. We want to repeat the Gujarat model. When Prime Minister Modi was Chief Minister of Gujarat, he has created a new benchmark in the globe. Today, gas is 23% in the world energy mix, but in Gujarat, it is 26%. We have an ambitious plan to move in that direction. भारत की कच्चे तेल की मांग मौजूदा 4.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2024 तक 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान भी लगाया गया है। अगले कुछ महीनों में भारत में तेल की मांग चीन की मांग से ज्यादा होने वाली है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत ग्रिड से जोड़ने पर जोर देना चाहिए। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो बुद्धिमान, ईमानदार, जागरूक नागरिक तैयार करें जो इस विविध और जीवंत राष्ट्र के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। आज तिरुचिरापल्ली में नेशनल कॉलेज का शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को देश के समृद्ध इतिहास और महापुरुषों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे छात्र प्रेरणा ले सकें। उपराष्ट्रपति ने शिक्षण संस्थानों को छात्रों में सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए समग्र मूल्य आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया। All the academic people in the country, they should all apply their mind, suggest to implement the new educational policy with all the modifications that are required. History must be part of the education system. You should know what is the history, what is the contribution made by great people for the liberation of this country. We must get back to our roots and then protect our civilizational values. Our colleges, our schools, our institutions must really guide the students
to promote our culture. उपराष्ट्रपति ने शिक्षण संस्थानों से विज्ञान के छात्रों को सामाजिक विज्ञान के बारे में जानकारी देने की जरूरत बताई, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधानों का सामाजिक बदलावों पर पड़ने वाले असर के बारे में उन्हें समझाया जा सके। तभी मौजूदा समय की कठिन चुनौतियों का व्यवहारिक और प्रभावी समाधान निकाला जा सकेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा तेज विकास की कुंजी है, साथ ही सामाजिक न्याय और सभी को समान अवसर सुनिश्चित कराने में सहयोगी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा में निवेश देश के उज्जवल भविष्य में निवेश है। Education is for enhancement of knowledge. Education is for enlightenment. Education is for empowerment. And education lastly for employment. It should be part of our culture, and we must continue the tradition of promoting women's education and giving them empowerment. The key to fast-track development while ensuring social justice and equal opportunity for all is a good education. Investing in education is investing in a bright future of the country and its economy. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक अपने हाथ लगे अहम सुरागों की जानकारी दी। जांच कर रही एसआईटी के हेड जॉय तिर्की ने बताया कि हिंसा में शामिल 9 छात्रों की पहचान कर ली गई है। ये सभी छात्र लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसमें JNU-SU प्रेसिडेंट आयशी घोष भी शामिल हैं। चिन्हित छात्रों को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, उन्हें नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विवाद के केंद्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, जिसका लेफ्ट से जुड़े छात्र विरोध कर रहे थे। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था, जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक, वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है JNU का, पर ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट JNU-SU। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज मैं आपको दूंगा, नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय मेक हैं, ये भी स्टूडेंट हैं JNU के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसलर JNU। और ये प्रिया रंजन है, BA 3rd ईयर। और एक है डोलन सामंत, शी इज स्टूडेंट काउंसलर। और योगेंद्र भारद्वाज है, ये PhD कर रहे हैं संस्कृत में। और योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी हैव आइडेंटिफाइड हिम आल्सो। और एक विकास पटेल हैं, जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई करते हैं। वातावरण में तापमान बढ़ने का असर पहाड़ों से लेकर समुद्र तक दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और हिमालय के आसपास भी बर्फ पिघलने में अब ज़्यादा घास और झाड़ियां उगने लगी हैं। जहां पहले बर्फ जमा रहती थी, इसकी बड़ी वजह तापमान का बढ़ना है। साथ ही तेज़ी से पिघलती बर्फ की वजह से बाढ़ जैसी आपदा का भी खतरा बढ़ा है। हिमालय के ग्लेशियर दोगुनी तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 4 दशक में हिमालय में जमी बर्फ का बड़ा हिस्सा खो गया है। हिमालय पर ग्लोबल वार्मिंग का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। एक शोध के मुताबिक शताब्दी के अंत तक दुनिया के तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू आज अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ मौजूद थे।
इन खेलों में लगभग 6,800 एथलीट भाग ले रहे हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक का उपयोग होगा। ये खेल 22 जनवरी तक चलेंगे। इन खेलों में साइकिलिंग और लॉन बॉल्स को भी पहली बार शामिल किया गया है। भारत में पहली बार किसी खेल प्रतियोगिता में इतने अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र और उपविजेता हरियाणा के बीच खेलो इंडिया युवा खेलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की दूरदर्शन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार 40 से ज्यादा कैमरों के इस्तेमाल से दूरदर्शन अपने दर्शकों को गणतंत्र दिवस की पल पल की कवरेज दिखाएगा। दूरदर्शन बेहतर तकनीक से राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की भव्य परेड की कवरेज के लिए राजपथ से लाल किले तक समारोह की भव्यता एक एक पल अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। HD प्रसारण दर्शकों को उच्च क्वालिटी की क्षमता से परेड के जो रोमांचकारी विहंगम दृश्य होते हैं उसे प्रस्तुत करेगा। इस मौके के सीधे प्रसारण के लिए प्रोड्यूसर और टेक्नीशियंस की बड़ी टीम लगाई गई है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने शुक्रवार को लाइव कवरेज करने जा रही OB वैन की शुरुआत करते हुए इसे राजपथ के लिए रवाना किया। इस मौके पर प्रसार भारती के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। पिछले कई दिनों से दिन रात मेहनत से दूरदर्शन की पूरी टीम गणतंत्र दिवस की परेड के समारोह को दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। दूरदर्शन देश का एकमात्र ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह को देश दुनिया तक लोगों के घर घर पहुंचाता है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।